तो प्रतिभा दी, आप कौन से विद्यालय में पढ़ रही? बालाजी में। अच्छा, उस दिन पिछले टाइम हमने जो है फिजिक्स का प्रारंभिक ज्ञान थोड़ा सा दिया था, इंट्रोडक्शन। उस समय बताया था कि आखिर फिजिक्स क्या चीज़ है, विज्ञान क्या है, ये बताया था। आज हम अध्ययन करेंगे फिजिक्स का पहला पाठ या पहला अध्याय, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत। ठीक है, यहाँ पर स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत में आपको क्या पढ़ना है? 12वीं में आपका पहला ही चैप्टर है, पहली इकाई है स्थिर वैद्युत की। आखिर अपन को ये देखना है कि स्थिर वैद्युत है क्या चीज। तो स्थिर वैद्युत में देखो, डायरेक्ट परिभाषा आप लोगों की याद होगी, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन समझ लीजिए कि आखिर स्थिर वैद्युत क्या है। तो आप लोगों ने, एक साधारण अनुभव की बात है कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम कंघे को लें, बालों पर रगड़ें और कंघे को पास में जमीन के थोड़ा सा करें, तो जो हल्की हल्की वस्तुएं होती हैं वो कंघे की ओर आकर्षित हो जाएंगी। देखा होगा, ये साधारण प्रयोग है। आप लोगों ने ये भी देखा कि अगर हम शर्ट पहने हैं टेरिकॉट की और शर्ट को उतारें और फटकारें तो चिट चिट की आवाज़ सुनाई पड़ती है। या शर्ट को आप थोड़ा सा शरीर के दूर ले लीजिए और तो देखेंगे कि वो शर्ट ऑटोमेटिक शरीर की ओर आकर्षित होती चली जाती। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में वैज्ञानिक थेल्स थे। वैज्ञानिक थेल्स ये यूनानी वैज्ञानिक के जनक कहे जाते हैं। वैज्ञानिक थेल्स ये यूनानी विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। वैज्ञानिक थेल्स, उन्होंने बताया कि जब एम्बर नामक पदार्थ को, एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है। ऊन तो आप लोगों ने देखा होगा, ऊन से रगड़ा जाता है किसको? एम्बर को। तो उस एम्बर में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, एम्बर नाम का जो पदार्थ होता है, उसको अगर हम ऊन से रगड़ दें तो उसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। हल्की वस्तुएं कौन? धूल के कण हैं, कागज के टुकड़े हैं, ठीक है, और भी जो हल्की वस्तुएं हैं वो उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। इसके बाद जे इसमें से हमने बताया कौन सा? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। कौन थे? वैज्ञानिक थेल्स। वैज्ञानिक थेल्स ये थे, वैज्ञानिक थेल्स है जी। भैया कहां से मिटता है जी? यहां से। थेल्स, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। कौन से थे? वैज्ञानिक थेल्स। वैज्ञानिक थेल्स को हम यूनानी विज्ञान का जनक, ठीक, वैज्ञानिक थेल्स को हम यूनानी विज्ञान का जनक कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, तो
वैज्ञानिक थेल्स ने बताया, दोबारा रिपीट करते हैं हम, बताया कि अगर हम एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ते हैं तो एम्बर नामक पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, जैसे कागज के टुकड़े, धूल के कण या अन्य हल्की वस्तुएं। इसके बाद सैकड़ों वर्षों तक किसी का ध्यान इसकी ओर गया ही नहीं था। इतना काम करके वैज्ञानिक थेल्स ने छोड़ दिया। इसके बाद लगभग 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में वैज्ञानिक था विलियम ब्राउन, या इन्हीं का नाम है थॉमस ब्राउन। तो 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी यानी ये है 1540 से 1603, ये है विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट 16वीं शताब्दी यानी 1540 से 1603। नाम क्या था? विलियम गिलबर्ट। इन्होंने ऐसे बहुत से पदार्थों का पता लगाया जो एम्बर के समान हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने गुण पाया गया। ये बताया किसने? विलियम गिलबर्ट ने बताया था। और सन 1646 इसमें से थॉमस ब्राउन एक वैज्ञानिक जी हुए, थॉमस ब्राउन ने बताया कि वह ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, हल्की वस्तुओं को, वह ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ को, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, वो कहलाती है विद्युत। ठीक, जिसमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाए, वो कहलाती है विद्युत। ठीक है, तो विद्युत की परिभाषा यहीं पर आई आपकी। विद्युत कहां से बनी? यानी जो एम्बर नामक पदार्थ है, तो एम्बर को जो है हम बोलते हैं ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रम। इलेक्ट्रम से ही बना इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रम, एम्बर एक पीले रंग का रेजनी पदार्थ होता है। ये कहां पाया जाता है? बाल्टिक सागर में। ठीक है, एम्बर जो होता है वो पीले रंग का पदार्थ होता है, रेजनी पदार्थ, जो बाल्टिक सागर में पाया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया उसमें से कि किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। एक ऐसी ऊर्जा होती है जिसमें किसी पदार्थ को, हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसको हम बोलते हैं विद्युत। आगे समझ में कि विद्युत क्या है? कि वह ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो भारी वस्तु को नहीं, हल्की वस्तुओं को, वो कहलाती है विद्युत। ठीक है, और चूंकि जो यह ऊर्जा होती है ये रगड़ने से या घर्षण से उत्पन्न होती है, रगड़ने से या घर्षण से उत्पन्न होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं घर्षण विद्युत। घर्षण तो जानते हो क्या होता है?
घर्षण होता है किसी वस्तु को रगड़ना। कैसे होता है? घर्षण को बोलते हैं गति विरोधी बल। गति विरोधी घर्षण, आप जहां जाते हैं तो जितना बल आप आगे की ओर लगाते हैं उतना बल पीछे को लग जाता है, जब तुम जमीन पर चल पाते हैं। यानी जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर चलती है, ठीक है, तो उसके संपर्क तलों के बीच में एक बल कार्य करता है। ठीक है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर चलती है तो उसके संपर्क तलों के बीच में एक बल कार्य करता है। उस गति विरोधी बल को हम घर्षण कहते हैं। आपने देखा कि आप खाना खाते हैं तो खाना खाने पर जाके जो तालू रहता है वो थोड़ा खुरदरा रहता है। क्यों रहता है खुरदरा? उसका खुरदरे का यही कारण है कि जब आप भोजन करते हैं तो वो जो भोजन को अंदर की ओर ढकेल देता है। अगर कहीं चिकना हो जाए तो वो कहाँ से ढकेलेगा? तो भोजन बाहर आ जाएगा। आप देखो जूते चप्पलें जो भी पहनते हैं वो खुरदरे बनाए जाते हैं, कारण उसका कि उसमें खुरदरी वस्तुओं पर घर्षण ज़्यादा होता है। अब जैसे ये फर्श है, फर्श में अपन लोग चलते हैं तो चिकनी है तो घर्षण तो पाया जाएगा, लेकिन इसमें बहुत कम घर्षण पाया जाता है। जितनी खुरदरी वस्तुएं होंगी घर्षण उसमें ज़्यादा पाया जाएगा। ठीक है, तो इसी घर्षण के द्वारा यहाँ पर हमने क्या किया कि जब रगड़ने से ऊर्जा प्राप्त हुई, रगड़ने से, तो रगड़ने से या घर्षण से, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? घर्षण विद्युत। घर्षण शब्द आया समझ में? घर्षण विद्युत कहते हैं इसको हम। इसके बाद आता है तुम्हारा स्थिर विद्युत। क्या है? भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है स्थिर विद्युत। ठीक है, तो स्थिर विद्युत, अगर किसी पदार्थ को हम जैसे मान लो चार्ज हो गया तो हम कहते हो विद्युन्मय हो गया, वो आवेशित हो गया। अच्छा, आवेश जो होता है, आवेश में जैसे चार्ज हो गया, या मान लो अपन कहते हैं कि मोबाइल है, बैटरी है, उसको डिस्चार्ज हो जाती है, उसको चार्ज कर लो, वही तो आवेश, क्योंकि उसको आवेश दिया गया। तो आवेश, अब आवेश शब्द आपने देखा होगा, एक चीज हम बताएं, इसको मिटा दें। हैं? ये तो समझ में आएगा कि आवेश। अब आपको देखना है कि एक चीज हम बताएं कि अपन ने देखा समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है। कैसे होता है देखिए, हम बताएं। कलर चेंज कहां से होता है? एक हम चित्र बनाते हैं, ये तो काला ही आ रहा है। ये मान लीजिए दो छड़े हैं कांच की, ठीक है, यहां पर ये कोई आधार है, देखिए इस प्रकार से, और ये किसी धागे से या तार से इस कांच की छड़ को बांध दिया जाता है। यहां लिख दो, कांच की छड़। यहां पर देखो कांच की छड़, कांच की छड़ को जब हम ऊन से रगड़ते हैं, ठीक है, तो इसमें से आवेश कौन सा उत्पन्न हो जाता है? धन आवेश। कांच की दो छड़ लेते हैं और
कांच की छड़ को हम ऊनी कपड़े से रगड़ देते हैं और रगड़ के इसको एक तरफ रख देते हैं, और दूसरी छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ करके इसको एक तरफ रख देते हैं। ठीक है, जब रख दिया इसको जो है जैसे छड़ को हम पास में लाएंगे, कांच की छड़ को जैसे इन दोनों छड़ों को पास पास लाएंगे तो ये क्या देखते हैं कि ये दूर दूर जाती हैं, दूर दूर जाती हैं, क्योंकि यहां पर धनावेश आया और यहां पर धनावेश आया। अब धनावेश क्यों हुआ? क्योंकि जब कांच की छड़ को ऊन के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ का जो आवेश होता है वो सीधा ऊनी कपड़े में चला जाता है। देने वाले को दाता और लेने वाले को एक्सेप्टर या ग्राही कहते हैं। तो कांच की छड़ का जो आवेश होगा वो सीधा कहां चला जाएगा? ऊनी कपड़े पे। तो कांच की छड़ क्या हुई? धनावेश हो गई। इसके बाद दूसरे एग्जाम्पल आप देखिए, यहां पर एक दूसरी छड़ लेते हैं, ये है इसका ये है इसका। अब यहां पर ये तो है छड़, ये अब कांच की नहीं रही, ये है एबोनाइट की छड़। इसको कहते हैं एबोनाइट की छड़। एबोनाइट की छड़। अब यहां पर देखना कि जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है, एबोनाइट की छड़ को किससे रगड़ते हैं? बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं। तो जब बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे तो एबोनाइट की छड़ में ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। आवेश दो प्रकार का बताया, एक धनावेश और एक ऋणावेश। धनावेश ऊपर की ओर है और ऋणावेश कहाँ? नीचे वाली छड़ में है। तो जब कांच की छड़ को, ये एबोनाइट की छड़ को हम बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ क्या हो जाती है? ऋणावेश हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि बिल्ली की खाल से आवेश कहां पर आ जाता है? एबोनाइट की छड़ पे। और जब एबोनाइट की छड़ पे आ जाएगा तो छड़ ने क्या किया? आवेश लिया, और लेने वाले को क्या कहेंगे? ग्राही कहेंगे। ठीक है, लेने वाला ग्राही, देने वाला दाता हुआ। तो जब ये एबोनाइट की छड़ में आवेश कौन सा आया? ऋणावेश। क्यों आया? क्योंकि बिल्ली की खाल से वो आवेश लिया गया है। ठीक है, तो ये हुई ऋणावेश। अब अगर इन दोनों क्षणों को आपस में लाया जाए तो दोनों क्षणें दूर दूर भाग जाती हैं। क्यों भागेंगी? क्योंकि यहां पर भी प्रतिकर्षण हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। अब अगर हम इसी एबोनाइट की छड़ को कांच की छड़ के पास में ले जाएं तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? आकर्षित हो जाएंगी। ना हो जाएंगी? भाई ये क्या है? धनावेश। ये क्या है? ऋणावेश। और जब इस कांच की एबोनाइट की छड़ को हम कांच की छड़ के पास में ले जाएंगे, इनको पास पास लाएंगे तो ये आकर्षित हो जाएंगी, ये दूर दूर नहीं भागेंगी। इसका मतलब क्या हुआ? कि समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है। ये हुआ। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, और यही चीज लगभग क्वेश्चन जो है पेपर यहाँ से चालू हो जाता है बनने के लिए। छोटी से छोटी चीजें आप लोगों को देखना पड़ेंगी उसमें से। ठीक है, तो इन्हीं छोटी छोटी चीजें जाकर के एग्जाम्पल
के तौर पर जो दी जाती हैं, या पेपर में जो वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो इसी में से आ जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है।